आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। काफ़ी दिनों के बाद एक नए शानदार वीडियो के साथ आज हम उपस्थित हैं। डीवी के बारे में हम लोग कंप्लीट आज के वीडियो में हम 3 चीज़ों पर कंप्लीट जानकारी देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के बारे में और मेडिकल और ज्वाइनिंग, इन तीनों का समग्र विश्लेषण हम लोग अच्छे से करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो अभी पहले चरण का डीवी हो चुका है उससे क्या क्या समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं डीवी। तो डीवी में के बेसिकली 2 फॉर्म आपको ले जाने होंगे। ये 2 टाइप के फॉर्म, एक एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर्स, जिस पोस्ट के लिए आपको उसका एक्सेप्टेंस फॉर्म भरना होता है, और दूसरा है अटेस्टेशन फॉर्म। ये सारे फॉर्म आपको डीओई के साइड में मिल जाएंगे। तो अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसको कैसे फिलअप करना है, फिलअप करते समय क्या सावधानी रखना है। दोस्तों विशेषकर इनको फिलअप करते समय कुछ विशेष सावधानी रखना है। पहले हम देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है आपका बेसिक डिटेल होगा, पूछा गया नाम वगैरह, इस तरह के 6-7 पॉइंट होंगे, बेसिक डिटेल होंगे। इसके बगल में फोटोग्राफ में थोड़ा 7x5x7 सीएम का आपको फोटोग्राफ है, नेम एड्रेस, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब क्रम वाइज आपको लिखना है। और बाद में प्रीवियस जॉब से कुछ डिटेल पूछी गई है। और लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको 3 सेटों में ले जाना है। हालांकि आप 4 सेट बना लीजिए। दूसरी, जब आप अटेस्टेशन फॉर्म को भरिए तो कहीं पर कटिंग मत करिएगा, बिल्कुल क्लियर साफ भरिए। उसमें कोई एक में यदि कटिंग हो जा रहा है, पूरा फॉर्म ही अपना चेंज करके पूरा कंप्लीट विदाउट कटिंग का फॉर्म लें और गजेटेड ऑफिसर से उसको साइन करवा के ले जाना है। दोस्तों सब चीज़ों में सब ठीक है। डीवी में एक यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आई है फर्स्ट चरण का। इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि फर्स्ट चरण का डीवी। तो इसमें बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म में ये चीज़ें हैं। आपका एक्सेप्टेंस लेटर भी, उसमें बेसिक चीज़ें वही बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी और रिलीजन्स, ये सारे बेसिक वो कॉलम हैं जो हर जगह आपको। फिर इसमें भी एकेडमिक आपको भरना है एक्सेप्टेंस लेटर में। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस पोस्ट, इसके पहले आपने कहीं कोई पोस्ट धारण किया, पोस्ट कोई इसके पहले मान लीजिए टीजीटी दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह टीजीटी थे क्या, या पीआरटी थे तो पीआरटी, तो जो भी आपने पहले पोस्ट धारण कर रखी थी उसके बारे में डिटेल आपको भरना है। दोस्तों ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा ये रखना है कि आपने प्रीवियस पोस्ट का यदि डिटेल देते हैं तो उसके बारे में आपको एनओसी वगैरह सारी चीज़ें वो भी आपको लानी पड़ेंगी। डिक्लेरेशंस, आपको कुछ डिक्लेरेशंस कई रहेंगे और अंडरटेकिंग बहुत रहेंगे। अंडरटेकिंग का मतलब कई कंडीशन से कि बाद में पकड़े जाएं, बाद में धोखाधड़ी में कोई तथ्य छुपाया, ढेर सारे हैं। और बाद में एक आईडी जनरेट करने के लिए उसी में एक फॉर्म होगा, तो उससे आपको एम्प्लॉय आईडी जनरेट होगी उससे, तो वो भी आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, एक प्रकार का उस पोस्ट को स्वीकार करने के लिए एक ऑफर है। आपका चयन हो गया, फिर आपको डीओई एक ऑफर दे रही है कि आप इस पोस्ट को स्वीकार करिए। अब उस स्वीकार करने के लिए ढेर सारा आपको अब डिटेल देना है और उसके नीचे अंडरटेकिंग्स देते हैं कि इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। ये ऑफर आपको हम दे तो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी। वही अंडरटेकिंग्स कई अंडरटेकिंग्स हैं और डिक्लेरेशंस भी हैं। और आईडी आपकी जनरेट होगी, जैसे मेरी आईडी है 2009-16-73, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट आईडी जनरेट होती है। और आगे चल के ज्वाइनिंग के बाद आपको लाइफ टाइम तक, आज ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जो भी काम होगा उसी एम्प्लॉय आईडी के आधार पर ही काम होगा। तो दोस्तों ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर रहा
और ये अटेस्टेशन फॉर्म रहे, इनको सही तरीके से भर लेना है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अपनी क्या कमी उसको हर व्यक्ति जानता है। तो यदि किसी ने गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अर्जित किए हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। जिसने भी गलत तरीके से सिलेक्शन लिया, गलत तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की कोई समस्या है, या उस कट ऑफ डेट से पहले या फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का आपकी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार है, बाद में हुए हैं, या आपने उसमें भरा नहीं है, बाद में उसका लाभ लेना, इस तरह की चीज़ें हैं तो आप तो रिजेक्शंस के चांस बढ़ते हैं। लेकिन जो अभी पहले चरण का जो अटेस्टेशन हुआ है, इसमें बड़ी समस्याएं आई हैं। मतलब क अटेस्टेशन में ही लोगों ने हद कर दिया। मतलब उनके जो नोटिफिकेशन है, उस पोस्ट की नोटिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसके अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, और जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास कई फ़ोन्स आए थे। एक तो प्रयागराज से फ़ोन आया था, प्रयागराज से वो काफ़ी परेशान था छात्र, और कह रहा था कि सर मेरा तो उस फर्स्ट चरण में किसी को एज का वो दे दिया गया था, एज में ये दे दिया गया था कि आपको 15 साल से पहले हाई स्कूल या इंटर कैसे कर लिया। अरे कर लिया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? उसने पहले कर लिया तो आप तो और उसे पुरस्कृत करने को, उसने कम समय में ज़्यादा उपलब्धि अर्जित कर ली, लेकिन उसको कर इतने समझ पहले। अब उनको उनके अपना खुद का दिमाग नहीं, सेंस नहीं। आपको आरटीई लगा है, शिक्षा का अधिकार लगा, शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 में ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकता है, 8वीं क्लास तक, और किसी भी एज में ले सकता है। डायरेक्ट आप एक एफिडेविट ले जाएं कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ना चाहता, 8वीं क्लास में पढ़ने लायक है, केपेबल है, और हम लोग अपने स्कूलों में उसका एडमिशन लेते हैं, मना भी नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हम 8वीं में नहीं बैठाएंगे, और उसका 8वीं एडमिशन हो। वो मान लीजिए 8 साल का है, उसको 8वीं में एडमिशन के लिए वो कह रहा है, तो उसको 8वीं एडमिशन हो जाएगा, 12 साल में 12वीं हो जाएगी। तो ये तर्क ये उचित नहीं कि आपको ये कहा जाए कितने समय, हालांकि बाद में इस समस्या का समाधान हो गया है। डीओई ने जो है डायरेक्टरेट ने इससे कहा कि ये ऑब्जेक्शन सही नहीं। अच्छा, समस्या यहाँ ये एक और आती है कि आपको मेमो दिया जाता है कि इसका कारण बताओ, तो इसमें घबराना नहीं। किसी चीज़ को मेमो आ गया, अब क्या है आप लोगों ने ग्रुप बना रहे, उसमें इस चीज़ को ये मेमो दिया, उसमें खलबली मच गई, चारों तरफ से हंगामा खड़ा हो गया। अरे मेमो का मतलब होता है उस चीज़ का कारण पूछा जा रहा है, आप कारण बता दो, कहानी खत्म। रिजेक्शन नहीं होता ना। कारण यदि आपको लॉजिकल कारण है तो कोई समस्या नहीं, और जो गैर लॉजिकल कारण है तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, सबकी अलग अलग कंडीशन के बेस। ये एक जयपुर से फ़ोन आया था, उनका ये कहना था कि मेरे मैं टीजीटी हिंदी में चयनित हूँ, और उनका एक हिंदी से ग्रेजुएशन है, 3 वर्ष उनका हिंदी था, और साथ में किसी ने कह दिया एक और सब्जेक्ट, एक और लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। उस बात ने उस छात्र को इतना तंग कर दिया, इतना परेशान हो गया कि वो खाना पीना छोड़ दिया। अब उसको देख के घर वाले भी, वो जैसे बोल रहा था, बता रहा था, तो उसके बताने से ये लगा कहाँ घर वाले भी परेशान, वो भी खाना पीना उनका हराम और मेरा भी हराम। तो भाई प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा। उसको मैंने खुद समझाया, 2 घंटे उसको समझाते लग गए। एट लास्ट भी यही पूछा, सर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। 2 घंटे समझाया, हालांकि मैंने समझाया अपने और दोस्त जो स्टाफ में थे उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेकर मैंने उसको बताया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वालिफिकेशन में एक ये समस्या है कि आपका ग्रेजुएशन लैंग्वेज में किसी ने कह दिया कि आपका सेकेंड 2 वर्ष ही और 2 वर्ष आपका सेकंड लैंग्वेज भी होना चाहिए। तो ऐसा इशूज यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। एक प्रॉब्लम और आई थी, किसी का मुझे याद आ रहा फ़ोन आया था, उसमें ये आया था कि किसी ने बीएड किया है और उसका जिस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ उसके टीचिंग्स, बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं,
और टीचिंग सब्जेक्ट, जिन 2 टीचिंग सब्जेक्ट उसने ले रखा है उसका सिलेक्शन उसके अलग वाले सब्जेक्ट में, उसका टीजीटी हिंदी में चयन हुआ है और उसने बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट ले रखे थे संस्कृत और एसएसटी ले रखे थे। तो नोटिफिकेशन में कभी भी ऐसा कोई मेंशन है नहीं कि टीचिंग सब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए। यद्यपि लॉजिकल रूप से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते वो सब्जेक्ट आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट क्यों नहीं रहा, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लेकिन ये नहीं पता है उस बच्चे को कि आगे मेरा चयन संस्कृत में होगा या हिंदी में होगा या एसएसटी में होगा। ग्रेजुएशन में उसके हिंदी और संस्कृत थे और एमए उसने जो है संस्कृत से कर लिया, तो और सेकेंड ईयर तक उसके एसएसटी थे, तो उसने सोचा कि हिंदी संस्कृत और ये कर लिया जाए, और जहाँ संस्कृत का टीचिंग आ रहा तो हिंदी का टीचिंग ऑटोमेटिक मान्य होगा, इस बेस पे उसने कर लिया। यद्यपि ऐसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों डीबी में क्या है, जो प्रथम चरण का डीबी हुआ थोड़ा ज़्यादा मीन मेख निकालने वाला डीबी था और लोगों को, छात्रों को उलझाने वाला, परेशान करने वाला, और मतलब इस तरह डीबी नहीं होना चाहिए। डीबी हम लोगों ने भी करवाए हैं, हम लोग भी गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें अब लोग चयनित होके आ रहे हैं, सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वो हमारे बराबर के हकदार हैं, हमारे बराबर के सम्मान के हकदार हैं, बराबर उनको इज्जत मिलनी चाहिए और उनको बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई कमी है तो उसको सही तरीके से समझाया जा सकता है कि ये कमी है, इसको ऐसे करके पूरा कर दो। और उसको यदि हम उसके अंदर डर बैठा दें, लो ये कारण बताओ, नोटिस ये करो, तो इसके क्या होता। हालांकि ये सारी जितनी डिफिशियंसी है ये ज़्यादा मायने नहीं रखते, इनका आप उत्तर दे दोगे आपका कोई रिजेक्शन नहीं होगा। तो डीबी आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट में थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आपने किसी एक कैटेगरी का पहले फ़ायदा ले लिया है, मान लीजिए आपने ओबीसी का फ़ायदा ले लिया है, तो आप ओबीसी में ही आपका चयन होगा और ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और बाय चांस आपने ओबीसी में चयन, अब मार्क्स आपके जनरल में हो गए, ओबीसी सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन आपका सीटेट वो ओबीसी सर्टिफिकेट में हुआ, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिस कैटेगरी में यदि किसी भी एक जगह आपने फ़ायदा कर लिया है तो फिर यूआर में फिर आप नहीं जाओगे। यदि आपने कहीं पर भी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एज रिलैक्सेशन हो और जगह, और यदि आपने, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो यूआर में आप चले जाओगे और यूआर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेडिकल की कुछ चर्चा कर लेते हैं, बेसिक मेडिकल की कुछ चर्चा। मेडिकल के पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। मेडिकल के आपके कुछ क्वेश्चंस में जो प्रश्न आए हैं उनको ले लेता हूं, जो आप इंक्वायरी करते हैं, पूछा गया आपके द्वारा। एक तो कलर ब्लाइंडनेस, अमित यादव जी का प्रश्न है और उन्होंने कई कुछ वैसा भी लिखा था, तो हमें कोई बात नहीं, आपके कमेंट हैं, आप स्वागत है, आप अच्छा लिखते हो तो ठीक है, और बुरा भी लिखते हो तो हमारे लिए आपका सम्मान है, स्वागत है उसके लिए भी। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो यदि कोई निंदा करने वाला भी साथ में मिल जाए तो जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। इन्होंने पूछा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में है कि ये अलाउ है या नहीं है। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक किया जाता है, यद्यपि अभी तक हमें कोई रिजेक्शन ऐसा नहीं मिला। कलर ब्लाइंड हमारी जानकारी में हो सकता है ऐसा रिजेक्ट हुआ हो, ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक किया जाता है। अब ये होता है कि यदि इस समस्या से निजात पाना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक बुक्स आती है, उसमें डॉट 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 करके वो डिफरेंट कलर के नंबर्स लिखे रहते हैं, ABCD लिख रहा, उसको आप पढ़ने का, देखने का, समझने का नज़रिया डेवलप कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अतुल मौर्य जी का कहना, टीथ कम है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दांत को एक आध दांतों से पढ़ाई नहीं करना, ऐसा कोई इशूज नहीं आता दोस्त। और आई के लिए भी है, आई के लिए आपका किसी भी स्तर चश्मे लगाकर भी आई सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई से ये टेक फिजिकल एजुकेशन से पूछा गया है।
एक वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये ज़्यादा इश्यूज नहीं माने रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सर ब्लड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ब्लड टेस्ट में सभी टेस्ट होते हैं, CBC, LFT, KFT, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपके टेस्ट ज़रूर होंगे। और इसके बाद है कि एक ने बहुत अजीबोगरीब प्रश्न पूछा है, मज़ेदार है। उन्होंने कहा सर कोई HIV पॉजिटिव हो तो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा सबसे पहले क्लियर में बात को, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर HIV का टेस्ट नहीं होता है। बाई चांस आपने बता दिया ईमानदारी बस कि मेरे को HIV, तो हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए। दूसरी बात, आप हर इंसान से गलती होती, लाइफ में कहीं भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आप इस मर्ज से ग्रसित हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ आप मेडिकल में आप उसे छुपा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाद के आगे आने वाले जीवन में आप सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं और इसके साथ दूसरे की लाइफ को भी सुरक्षित करने का दायित्व आपके ऊपर आ जाता है, जिसको आप एक एज ए शिक्षक के रूप में आपका उसका उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका DV हो गया। मेडिकल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो लगभग मैंने सभी पे डिस्कशन कर लिया। और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है? फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर में आपको डेट दी रहेगी, इस डेट से इस डेट तक ज्वाइन करना। कई बार पूछते सर ज्वाइन कैसे होंगे? कुछ नहीं होता। देखो फाइट है तो मामला टाइट है। आप सेलेक्ट होके आ रहे हो, चयनित होके आ रहे हो, हम लोगों के बीच आ रहे हो, तो जब आपका सिलेक्शन होके कहीं पे जाते हैं तो आपका हक होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती। कहीं घबराना नहीं, कहीं डरना नहीं। जहाँ पर भी जिस स्कूल में आपका चयन होगा वहाँ आराम से बैठिए, वहाँ करने वाले सब कुछ आ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको ज्वाइन भी कराएंगे। आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे सैलरी कैसे बनती है, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सैलरी कैसे आएगी, अकाउंट कैसे खोलना है, और फिर इसके बाद और विद्यालय में कि शुरू के दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी अलग से जिक्र करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको एक ब्रीफ में अच्छे से समझ आ गई होंगी। DV के लिए भी बारे में अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म ये आपको क्लियर हो गए होंगे। मेडिकल के बारे में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी से रिलेटेड और लाएंगे, मेडिकल का और भी नया वीडियो आपके शानदार, क्योंकि हम लोग पहले उस पर सर्च करते हैं, उसको अच्छी प्रकार जानकारी कलेक्ट करते हैं, फिर हम आपको आपके पास तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।